हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स का लेक्चर सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 8 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम में इस तरह से स्टेटमेंट है उसका। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम शोन इन फिगर इज टू बी यूज्ड एज अ कैंटिलीवर बीम। इस सी इन्वर्टेड सी सेक्शन का ये क्रॉस सेक्शन है बीम का। और ये क्रॉस सेक्शन किस बीम के लिए यूज़ किया है? तो कैंटिलीवर बीम ए बी इज फिक्स्ड एंड इट इज कैरिंग यूडीएल ओवर स्पैन ऑफ 2 मीटर। कैंटिलीवर बीम का स्पैन है 2 मीटर, और उसका इंटेंसिटी दिया नहीं है, वो हम कंसिडर करेंगे स्मॉल डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर है, और स्पैन है 2 मीटर। तो ये कैंटिलीवर बीम है और उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? ऐसे सी सेक्शन का है, इन्वर्टेड सी सेक्शन जैसा का क्रॉस सेक्शन है। इफ परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इज 160 मेगापास्कल, अगर इसमें परमिसिबल मतलब मैक्सिमम अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है? 160 मेगापास्कल। इतना अगर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो यूडीएल का इंटेंसिटी कितना होगा जो बीम सेफली कैरी कर पाएगा विदाउट फेल्यूर। तो ये हम इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है? क्रॉस सेक्शन दिया है, सी टाइप का क्रॉस सेक्शन है, उसके डायमेंशन सभी दिए हैं हमें। और कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम का स्पैन है 2 मीटर, और उस पर कितना यूडीएल हम अप्लाई कर पाएंगे जो जिसमें 160 मेगापास्कल इतना स्ट्रेस डेवलप होगा। तो वो यूडीएल का इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है? बेंडिंग स्ट्रेस दिया है। बेंडिंग स्ट्रेस मैग्नीट्यूड इज 160 मेगापास्कल और 160 न्यूटन पर मीटर पर एम एम स्क्वायर। 160 megapascal or 160 Newton per mm square is the bending stress developed in this cantilever beam. Then we have to calculate the safe UDL that this cantilever beam can carry. So small w is nothing but UDL, कितना UDL हम safely इस पे अप्लाई कर पाएंगे उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है किलो न्यूटन पर मीटर में, ये फाइंड आउट करना है, राइट? इतना ही ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ क्रॉस सेक्शन सी टाइप का है। अभी तक हमने सभी सभी टाइप के क्रॉस सेक्शन के प्रॉब्लम डिस्कस किए। ये 8th नंबर का प्रॉब्लम है। हमने ये जानबूझ के सी सेक्शन का क्रॉस सेक्शन लिया ताकि आपको एग्जाम में इसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें कंसेप्ट कौन सा यूज करना है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यूज करना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस जेड एक्स एक्स। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमें दिया है 160 मेगापास्कल, राइट? जेड एक्स एक्स हमें कैलकुलेट करना होगा। जेड एक्स एक्स के लिए क्या करना होगा? हमें इस सी सेक्शन का हमें पहले आई एक्स एक्स टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, आई एक्स एक्स निकालना होगा। फिर आई एक्स एक्स अपॉन वाई मैक्स करेंगे तो जेड एक्स एक्स मिलेगा। तो जेड एक्स एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन रेफरेंस सरफेस से फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आई एक्स एक्स हमें कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ये क्रॉस सेक्शन दिया है। क्रॉस सेक्शन से हमें आई एक्स एक्स और वाई मैक्स की वैल्यू मिलेंगे। आई एक्स एक्स अपॉन वाई मैक्स जेड एक्स एक्स होता है, तो जेड एक्स एक्स हमें लग रहा है यहाँ पे। तो जेड एक्स एक्स कैलकुलेट करने के लिए आई एक्स एक्स और वाई मैक्स या न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन हमें बॉटम या टॉप सरफेस से कितना है वो फाइंड आउट करना होगा। फिर कैंटिलीवर बीम दिया है जिसपे यूडीएल का इंटेंसिटी कितना अप्लाई करना चाहिए सो दैट बेंडिंग स्ट्रेस विल बी 160 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो यूडीएल का इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूले से। तो कैंटिलीवर बीम दिया है, इसलिए दिया है जिसपे यूडीएल है ताकि हम उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। लोडेड बीम से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें इन टर्म्स ऑफ स्मॉल डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, और फिर फाइनली इक्वेशन सॉल्व करके हमें यूडीएल का इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो स्टेप्स क्या रहेंगे? पहले हम क्या करेंगे? पहले हम वाई बार फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज वाई बार? वाई बार क्या है? वाई बार इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द रेफरेंस सरफेस। तो यहाँ पे हम रेफरेंस कौन सा कंसिडर करेंगे? रेफरेंस करेंगे बॉटम सरफेस को रेफरेंस करेंगे। बॉटम सरफेस हम रेफरेंस करेंगे, टॉप सरफेस भी किया तो भी चलेगा। यहाँ हम कन्वीनियंस के लिए बॉटम सरफेस एज ए रेफरेंस करेंगे। तो वाई बार क्या है? वाई बार इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द बॉटम सरफेस, डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द बॉटम सरफेस और रेफरेंस सरफेस, बॉटम सरफेस और रेफरेंस सरफेस। बॉटम सरफेस इज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस सरफेस। तो वाई बार ये है। वाई बार कैलकुलेट करने के लिए ये सी सेक्शन को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो 3 पार्ट में कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर मैं ये ज्वाइन कर देता हूँ तो ये पूरा एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमें मिल गया जिसका विड्थ है 280 और डेप्थ है थिकनेस है 20। इसको हम एक पूरा पार्ट 1 बोलेंगे। ये पूरा स्ट्रिप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जिसका थिकनेस है 20 और विड्थ है 280।
फिर ये छोटे दो वर्टिकल रेक्टेंगुलर पार्ट है, उसको बोलेंगे 2 और 3। 2 और 3, 2 और 3 सेम साइज का है। कितने साइज का है? 20 थिकनेस है उसका और 130 हाइट है। तो 2 और 3 पार्ट क्या है? सेम साइज का है, सेम साइज का है, राइट। तो हमने इस सी सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये सी सेक्शन किस टाइप का क्रॉस सेक्शन है? अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन। अनसिमेट्रिकल मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन अलग अलग है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ हमने ये सी सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो वाई बार का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, वाई बार का फॉर्मूला बन जाएगा A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3, A3Y3 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। व्हाट इज A1 A2 A3? एरिया ऑफ पार्ट 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, area of part 1 2 3 respectively, A1 A2 A3. What is y1 y2 y3? y1 is nothing but distance of cg of the part 1। part 1 के cg का डिस्टेंस कहाँ से? बॉटम सरफेस। y बार निकालते वक्त बॉटम सरफेस से ये y1 y2 y3 लेना है। तो y1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ cg ऑफ द पार्ट 1 फ्रॉम द बॉटम सरफेस। यहाँ मैं समझने के लिए लिख लेता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। y1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ द cg ऑफ द पार्ट 1 फ्रॉम द बॉटम सरफेस। distance of the CG of part 1 from the bottom surface, from the bottom surface। y बार कैलकुलेट करते वक्त बॉटम सरफेस हमने रेफरेंस किया है, इसलिए सभी डिस्टेंसेस y1 y2 y3 बॉटम सरफेस से हमें लेंगे, राइट। y2 क्या है? y2 is the distance of the CG of the part 2 from the neutral axis। y2 is the distance of CG of the part 2 from the bottom surface। part 2 के CG का डिस्टेंस कहाँ से? बॉटम सरफेस से। y3 क्या है? सिमिलरली y3 is distance of CG of the part 3, distance of the CG of the part 3 from the CG of the part 3 from the bottom surface। part 2 और part 3 सिमेट्रिकल सेम साइज का है, इसलिए इसका y2 और y3 सेम आएगा, y2 और y3 सेम आएगा। सो तो हमें यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करने हैं। y बार इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। A1 क्या है? A1 इज द एरिया ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? 280/20। सो 280/20, 280/20 into y1। y1 is nothing but distance of the CG of the part 1 from the bottom surface। bottom surface से part 1 के CG का डिस्टेंस। bottom से ये part 2 कितने हाइट का है? देखिए 130 का है, और part 1 का हाइट या थिकनेस कितना है? 20 है। तो CG कितना होगा? टॉप से 10 mm पे। तो bottom से ये डिस्टेंस कितना होगा? 130 प्लस 20/2 दैट इज 10 mm। सो y1 इन दिस केस इज 140 mm। y1 कितना है? 140 प्लस A2 और A3 इक्वल है, क्योंकि 2 और 3 सेम साइज का है पार्ट, सिमेट्रिकल पार्ट, राइट। तो A2 इज 130 into 20 मल्टीप्लाइड बाय y2 इज नथिंग बट बॉटम सरफेस से पार्ट 2 और 3 का हाइट है 130। तो उसका CG कितने डिस्टेंस पे रहेगा? 130/2 मतलब 65 mm। 65 mm। सो y2 कितना है? 65 mm। तो A2 y2 हो गया प्लस A3 y3। A3 is also same 130/20। A3 area of part 3 is same, and part 3 is also of height 130 mm, so its CG is at 65 mm from the bottom। तो A2 y2 और A3 y3 सेम आ रहा है, राइट। डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पार्ट 1 is 280/20 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 is 130/20 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3 is 130/20। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमें y बार मिल जाएगा, y बार मिल जाएगा बॉटम सरफेस से। ये y बार कितना है? 103.89 mm, 103.89 mm फ्रॉम द बॉटम सरफेस, फ्रॉम द बॉटम सरफेस, फ्रॉम द बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस से ये डिस्टेंस आया हमारा 103.89 mm। यहाँ पे तुरंत ही मार्क कर देना है। यहाँ पे बॉटम सरफेस से न्यूट्रल एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है? 103.89। बॉटम से इतना है 103.89। तो टॉप से कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल हाइट कितना है? 130 प्लस 20 दैट इज 150। 150 में से 103.89 माइनस करेंगे तो टॉप से डिस्टेंस मिलेगा। 150 माइनस 103.89, तो टॉप से कितना डिस्टेंस है? 46.11 mm, 46.11, राइट। तो यहाँ पे मैंने YC और YT लिखा है, वो क्या है? कौन सा पार्ट न्यूट्रल एक्सिस का, कौन सा पार्ट
बिलो रीजन कॉम्प्रेसिव जोन है या टेंसाइल जोन है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पर अपर रीजन टेंसाइल है या कॉम्प्रेसिव है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे ये कैंटिलीवर बीम लोड जब अप्लाई होगा तो ये ऐसे बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा, ठीक। ये फिक्स टेंड है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, और ये बेंडिंग कैसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, मतलब हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, ऊपर का न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन टेंसाइल जोन होता है और नीचे का पोर्शन कॉम्प्रेसिव जोन होता है। इसलिए न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो डिस्टेंस है उसको वाईसी मैंने बोल दिया, वाईसी लिखा, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन है वो टेंसाइल जोन है। क्योंकि हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट कैसे होता है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, ऐसे निगेटिव, राइट में क्लॉकवाइज और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, ये निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो वाईसी इज न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो पोर्शन है वो कॉम्प्रेसिव जोन है, राइट, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन है वो टेंसाइल जोन है। तो वाई टी है 46.11 mm एंड वाई सी है 103.89 mm। तो ये हमने न्यूट्रल एक्सिस के पोजीशंस मार्क कर दिए, न्यूट्रल एक्सिस के पोजीशंस हमने मार्क कर दिए, राइट, न्यूट्रल एक्सिस के पोजीशंस हमने मार्क कर दिए और डिसाइड किया, एक्चुअल कैंटिलीवर बीम से डिसाइड किया कि कौन सा पोर्शन टेंसाइल जोन में है और कौन सा पोर्शन कॉम्प्रेसिव जोन में है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था, वाई बार दैट इज न्यूट्रल एक्सिस, पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द बॉटम सरफेस एज वेल एज फ्रॉम द टॉप सरफेस, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप आता है हमारा, सेकंड स्टेप आता है कैलकुलेट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सी सेक्शन, सी सेक्शन, उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू प्लस आई एक्स एक्स थ्री, ये तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सी सेक्शन मिलेगा, राइट। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन वन। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऐसे कैलकुलेट करना है। फिर अभी एक एक सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। आई एक्स एक्स वन हमें कैलकुलेट करना है। आई एक्स एक्स वन कैलकुलेट करते हुए फॉर्मूला क्या है, आई एक्स एक्स वन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्ट वन अबाउट अबाउट इट्स सी जी। पार्ट वन का अगर हम सेंट्रोइडल एक्सिस देखेंगे, यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस है और पार्ट वन का सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पे है, तो दोनों पैरेलल है एक दूसरे को। कितने डिस्टेंस से, एच वन बार डिस्टेंस से, वो एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें यूज करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें यूज करना है, राइट। तो आई एक्स एक्स वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई एक्स एक्स वन कैलकुलेट करेंगे आई जी वन प्लस ए वन इंटू एच वन बार स्क्वायर, ए वन इंटू एच वन बार स्क्वायर, राइट। व्हाट इज IG1? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्ट वन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं समझने के लिए। IG1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट वन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस और अबाउट CG, अबाउट इट्स CG, अबाउट इट्स CG, राइट। A1 क्या है, एरिया ऑफ पार्ट वन। H1 बार क्या है, H1 बार इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ द पार्ट वन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ द पार्ट वन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस H1 बार है, CG ऑफ द पार्ट वन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। पार्ट वन के CG का डिस्टेंस कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस, इसको H1 बार हम कहते हैं। यहाँ पे H1 बार में गलतियाँ होती है हमेशा, H1 बार केयरफुली कैलकुलेट करना, केयरफुली कैलकुलेट करना। तो आई एक्स एक्स वन इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट अप करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट वन अबाउट इट CG। अभी फिगर में देखेंगे, फिगर में देखेंगे पार्ट वन उसका विड्थ है 280 और थिकनेस है, डेप्थ है 20, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है BD क्यूब बाई 12, दैट इज 280 इंटू 20 क्यूब बाई 12। तो IG1 क्या होगा, 280 इंटू 20 क्यूब बाई 12, BD क्यूब बाई 12, B is 280 and D is 20, so 280 into 20 क्यूब बाई 12 प्लस एरिया ऑफ पार्ट वन, पार्ट वन का एरिया कितना है 280 बाई 20, 280 बाई 20 पार्ट वन का एरिया इंटू H1 बार क्या है, H1 बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द पार्ट वन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से पार्ट वन के CG का डिस्टेंस। तो वो देखेंगे हम फिगर में से, यहाँ देखिए पार्ट वन के CG का डिस्टेंस टॉप से न्यूट्रल एक्सिस कितने पे है, 46.11 पे। टॉप से न्यूट्रल एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है, 46.11 पे। टॉप से पार्ट वन का CG कितने डिस्टेंस पे है, 20/2, दैट इज 10 mm पे। टॉप सरफेस से पार्ट वन का CG 10 mm पे है, टॉप सरफेस से न्यूट्रल एक्सिस है 46.11 पे। तो न्यूट्रल एक्सिस और पार्ट वन के CG में डिस्टेंस कितना है, 46.11 माइनस 10, 46.11 माइनस 10, 46.11 माइनस 10 कितना होता है, 36.11, 36.11 होता है। तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे लेना है, 36.11 स्क्वायर। यहाँ पे समझने के लिए हम देखेंगे H1 बार कैसे कैलकुलेट किया हमने, 46.11 माइनस 10, तो ये आता है 36.11 mm।
ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ सी जे ऑफ द पार्ट वन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ वैल्यूज हमने पुटअप कर लिए। अभी क्या कैलकुलेट करना है, x1 कैलकुलेट करना है, x1 कैलकुलेट करना है। x1 कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, 7.49 इंटू 10⁶, 7.49 इंटू 10⁶ mm⁴, mm⁴, राइट। सो पार्ट वन का हमने IX6 कैलकुलेट किया, राइट। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट IX2 कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट IX2 और IX3 दोनों इक्वल है, तो एक ही बार में वो कैलकुलेट करेंगे। IX2 इज इक्वल टू IX3। समझो IX2 का फॉर्मूला क्या होता है, Ig2 प्लस A2 इंटू H2 बार स्क्वायर, राइट। व्हाट इज Ig2, साइड में लिखेंगे। Ig2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्ट CG ऑफ द पार्ट 2 अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट इट्स CG, पार्ट 2 के CG, पार्ट 2 के सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द पार्ट 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्ट 2 अबाउट पार्ट 2 अबाउट इट्स CG, अबाउट इट्स CG। E2 area of part 2, H2 bar क्या है, H2 bar is distance of the CG of the part 2 from the neutral axis, distance of CG of part 2 from neutral axis, neutral axis से part 2 के CG का डिस्टेंस कितना है, वो H2 bar है। H2 bar is equal to, तो फिगर में हमें जाना होगा, फिगर में देखेंगे, यहाँ देखिए, टॉप से न्यूट्रल एक्सिस है 46.11 mm पे, टॉप से फिगर देखेंगे 46.11 mm पे टॉप से न्यूट्रल एक्सिस है। टॉप सरफेस से पार्ट 2 का सीजी कितने डिस्टेंस पे है, देखिए 20 प्लस 65 दैट इज 85। टॉप सरफेस से पार्ट 2 और 3 के सीजी का डिस्टेंस है 85, 130 के हाफ 65 प्लस 20, तो 85 पे पार्ट 2 और 3 पार्ट 2 का सीजी का डिस्टेंस है, राइट। टॉप सरफेस से न्यूट्रल एक्सिस है 46.11, तो दोनों में डिस्टेंस कितना हुआ, 85 माइनस 46.11, 85 माइनस 46.11, तो ये कितना आता है, 38.89 आता है। 85 माइनस 46.11, ये H2 बार हुआ। ये समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे अगर गलती करेंगे तो पूरा IX6 गलत होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो 85 माइनस 46.11, दिस इज 38.89 mm, 38.89 mm is the distance of the CG of the part 2 from the neutral axis। neutral axis से इतना डिस्टेंस है, तो IX2 कैलकुलेट करेंगे। IX2 इज इक्वल टू, Ig2 का फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखेंगे फिगर में देखेंगे, विड्थ है 20 और डेप्थ है 130, तो Ig2 कितना होगा, 20 इंटू 130 क्यूब बाय 12, तो ये वैल्यू लेना है। 2 और 3 का सेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IX2 इज इक्वल टू IX3 है, इसलिए IX3 कैलकुलेट नहीं करते बैठना है एग्जाम में। IX2 मिल गया तो उतना ही IX3 है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे Ig2 कितना हुआ, Ig2 हुआ 20 इंटू 130 क्यूब बाय 12, सो पुटिंग द वैल्यू IX2 इज इक्वल टू Ig2 प्लस E2 इंटू H2 बार स्क्वायर, तो Ig2 आया 20 इंटू 130 क्यूब बाय 12, 130 क्यूब बाय 12 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 कितना है, 20 इंटू 130, पार्ट 2 का एरिया है 120 इंटू 130 इंटू H2 बार कितना हमने कैलकुलेट किया, 38.89, तो ये वैल्यू 38.89 स्क्वायर, राइट। तो IX2 हमें मिलेगा, IX2 जितना है उतना IX3 है, बिकॉज 2 and 3 आर ऑफ सेम साइज एंड दे आर सिमेट्रिकल, राइट। तो IX2 इज इक्वल टू IX3 कितना आ रहा है, ये कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 7.59 इंटू 10 टू द पावर 6, 7.59 इंटू 10 टू द पावर 6। IX2 और IX3 दोनों इक्वल है, और उसका कितना वैल्यू आया है, 7.59 इंटू 10⁶ mm⁴। तो हमने तीनों IX1 कैलकुलेट कर लिया, IX2 इज इक्वल टू IX3 है, तो तीनों मिल गए हमें, राइट। तीनों का एडिशन करके हमें क्या करना है, हमें टोटल IX6 निकालना है। Now next step is we have to calculate total moment of inertia of this C section about neutral axis, and it is calculated by IX1 plus IX2 plus IX3। हमने IX1 कैलकुलेट कर लिया, IX2 एंड IX3 इक्वल है, तो ये तीनों का एडिशन करेंगे तो हमें टोटल IX6 मिलेगा। तो वैल्यूज पुटअप करेंगे, IX6
इक्वल टू IXX1 था हमारा 7.49 इंटू 10⁶, IXX2 था 7.59 इंटू 10⁶, और IXX3 भी उतना ही है 7.59 इंटू 10⁶। तो 10⁶ कॉमन है, तो ये तीनों का IXX1 7.49 प्लस IXX2 7.59 प्लस IXX3 7.59, तीनों का एडिशन करेंगे और उसको मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ है। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हमारा 22.67 इंटू 10⁶, एंड यूनिट इज mm⁴. ये टोटल IXX हमने कैलकुलेट कर लिया सी सेक्शन का अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. अभी प्रॉब्लम में देखेंगे हम, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पे देखिए बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस 103.89 पे और टॉप से न्यूट्रल एक्सिस 46.11 mm पे. तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना लेना है इस प्रॉब्लम में, 103.89. ये वाईमैक्स डिस्टेंस लेना है इस प्रॉब्लम में, ये वाईमैक्स डिस्टेंस लेना है. तो यहाँ पे वाईमैक्स का वैल्यू हमें लेना है, वाईमैक्स लेना है 103.89. बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, टॉप से 46.11 mm है, तो दोनों में मैक्सिमम ये है, तो वाईमैक्स ये वैल्यू लेना, अभी हमारे पास IXX है, वाईमैक्स है, तो हमें क्या करना है, सेक्शन मॉडुलस ZXX कैलकुलेट करना है. ZXX क्या है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, सेक्शन मॉडुलस. ZXX का फॉर्मूला क्या है, IXX अपॉन वाईमैक्स, ये फॉर्मूला है. तो वैल्यूज पुटअप करेंगे, IXX हमारा था 22.67 इंटू 10⁶, डिवाइडेड बाय वाईमैक्स लेना है हमें 103.89. तो ZXX हमें मिल गया, ZXX सेक्शन मॉडुलस कितना आया, 218.21 इंटू 10⁻3. और सेक्शन मॉडुलस का यूनिट होता है mm³. हमेशा ध्यान में रखना है, सेक्शन मॉडुलस का यूनिट होता है mm³. तो हमने सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया. अभी हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट. सो नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन अ कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना एक्ट हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. तो यहाँ पे देखेंगे हम, फिगर क्या है हमारा, कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन है 2 मीटर. ये भी हमने कैंटिलीवर बीम कंसिडर किया था और उसका स्पैन कितना था, 2 मीटर था, 2 मीटर. और उस पर यूडीएल एक्ट हो रहा है, वो यूडीएल का इंटेंसिटी इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना था, स्मॉल w किलोन्यूटन पर मीटर. यूडीएल का इंटेंसिटी कितना है हमने अज्यूम कर लिया, स्मॉल w किलोन्यूटन पर मीटर, और स्पैन कितना है, 2 मीटर. तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दो तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक फॉर्मूले से और दूसरा एक्चुअल कैलकुलेशन से. राइट, आपको जो भी समझ में आता है. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर बीम ऑन कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट in a cantilever beam carrying UDL, small w kilonewton per meter over the span of L meter, carrying UDL of intensity small w kilonewton per meter over a span of L meter is given by span of L meter is given by formula m is equal to WL square by 2. इतना मैग्नीट्यूड होता है, ये फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हैं. कैंटिलीवर बीम पे अगर यूडीएल है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL²/2. और कहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट पे, ये ऐसे बीम बेंड होगा, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, WL²/2. W क्या है, यूडीएल का इंटेंसिटी है जो हमें फाइंड आउट करना है. L क्या है, स्पैन है, कितना है, 2 मीटर का है, 2² तो बेंडिंग मोमेंट आ गया हमारा 2 इंटू स्मॉल w किलो न्यूटन मीटर में है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन mm में. 2W इंटू 10⁶ न्यूटन mm इज द बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द कैंटिलीवर बीम. और ये बेंडिंग मोमेंट कैसे एक्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज अबाउट दिस फिक्स सपोर्ट से क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज. तो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो रेजिस्टिंग मोमेंट कैसे होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो इतने ही मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा. एज पर न्यूटन्स लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट अगर 2W इंटू 10⁶ न्यूटन mm का क्लॉकवाइज है तो रेजिस्टिंग मोमेंट भी उतने मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा. तो ये बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, ये फॉर्मूले से आ गया. अगर आपको कैलकुलेशन यही वैल्यू अगर एक्चुअल हमारा SFD BMD के जो कैलकुलेशन हमने किए थे उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे. समझो ये कैंटिलीवर बीम है, उस पर यूडीएल है W किलोन्यूटन पर मीटर का, स्पैन है 2 मीटर, तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कितना होगा,
इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल रहा हूँ। ये ईबी स्पैन है और इस पे यूडीएल इंटेंसिटी है स्मॉल डब्ल्यू और स्पैन है 2 मीटर, तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड होगा 2W। 2W और कहाँ पे एक्ट होगा, ये 1 मीटर पे, यहाँ से 1 मीटर, ए से 1 मीटर और बी से 1 मीटर, तो स्पैन के हाफ में एक्ट होगा इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। अगर इक्विवेलेंट पॉइंट लोड 2W न्यूटन एक्ट हो रहा है एट द सेंटर ऑफ द कैंटिलीवर बीम, तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट पे एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन कितना होगा, जितना लोड है, लोड डाउनवर्ड है 2W मैग्नीट्यूड का, तो रिएक्शन होगा 2W मैग्नीट्यूड का अपवर्ड। और दूसरा ये 2W लोड पॉइंट लोड है, ये कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे है, तो अबाउट पॉइंट ए इट प्रोड्यूसेस ए क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, अबाउट पॉइंट ए बेंडिंग मोमेंट हो गया 2W इंटू 1 मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस, तो 2W किलो न्यूटन मीटर, इतना ये एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट आया। और ये बेंडिंग मोमेंट कैसा है, अबाउट 8 इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, राइट। तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट क्या करेगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो भी कितने मैग्नीट्यूड का होगा, 2W किलो न्यूटन मीटर मैग्नीट्यूड का होगा। और उसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ करेंगे तो ये न्यूटन एम में आएगा, तो 2W इंटू 10⁻⁶ न्यूटन एम, राइट। इतना ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ रहा है। देखिए ये फॉर्मूले से था W_2 और ये एक्चुअल कैलकुलेशन करके सेम आंसर आता है, ये क्रॉस चेक है। तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है या फॉर्मूला ध्यान में। फॉर्मूला आसान है, W_2 और एक्चुअल ऐसे कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए आपको SFD PMD के जो कैलकुलेशंस है वो याद करने होंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में SFD PMD के ऊपर भी लेक्चर्स करने वाले, लेक्चर सीरीज करने वाले, राइट। तो दोनों में से एक मेथड से आपको ये बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होगा। अभी बेंडिंग मोमेंट हमें मिल गया, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस M इज इक्वल टू सिग्मा B इंटू जेड। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इंटू सेक्शन मॉडुलस जेड, सेक्शन मॉडुलस जेड। तो बेंडिंग मोमेंट कितना है, 2W इंटू 10⁻⁶, वैल्यूज पुट अप करेंगे, 2W इंटू 10⁻⁶ इक्वल्स टू सिग्मा बी हमें प्रॉब्लम में दिया है, देखिए गिवन में सिग्मा बी का वैल्यू दिया है 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा बी लेना है यहाँ पे 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू सेक्शन मॉडुलस ZXX हमने कैलकुलेट किया था। सेक्शन मॉडुलस कितना था, 218.21 इंटू 10⁻3, वो वैल्यू यहाँ पे लेना है 218.21 इंटू 10⁻3, ये वैल्यू यहाँ पे लेना है। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यूडीएल का कितने इंटेंसिटी का यूडीएल यहाँ पे एक्ट होगा, वो कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है हमारा, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ रहा है 17.46 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर।